प्रकृति की ओर। आज जब हम गांव या ऐसी खुली जगह पर जाते हैं जहां पेड़ पौधे पर्याप्त संख्या में मौजूद हों, तो वहां वातावरण शुद्ध होता है और हमें ताजी हवा मिलती है। ऐसी जगह पर हमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। वहीं जब हम किसी भीड़-भाड़ वाली जगह या दिल्ली जैसे शहर की बात करें, तो इनकी आबोहवा में हमें घुटन महसूस होती है। इस घुटन भरे वातावरण के पीछे क्या वजह है? वजह है वायु प्रदूषण। वातावरण की प्राकृतिक हवा में हानिकारक और विषैले पदार्थों का लगातार बढ़ना वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। बाहरी तत्वों, विषाक्त गैसों और अन्य मानवीय क्रियाओं के कारण उत्पन्न प्रदूषण वायुमंडल की प्राकृतिक बनावट को प्रभावित करता है, जो फिर मानव जीवन, पेड़ पौधों और पशुओं की सेहत पर बुरा असर डालता है। शहरों की हवा में तेजी से जहर घुलता जा रहा है। बढ़ते जनसंख्या घनत्व और इसके फलस्वरूप वाहनों की बढ़ती संख्या और कल कारखानों जैसी दूसरी तमाम मानवीय गतिविधियां शहरों के वायुमंडल को दूषित कर रही हैं। उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण उनसे निकलने वाले विषैले औद्योगिक धुएं और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें हमारा जीवन दुश्वार कर रही हैं। हमारे देश में वायु प्रदूषण के 4 मुख्य कारण हैं। पहला, ऑटोमोबाइल वाहन। दूसरा, उद्योग। तीसरा, घरेलू स्रोत जैसे रसोई और घरेलू उपकरणों से निकलने वाला प्रदूषण। और चौथा, व्यक्तिगत स्तर पर किया जाने वाला प्रदूषण जैसे धूम्रपान आदि। जब हम लोग पॉल्यूशन की बात करते हैं तो पॉल्यूशन जैसे कि एक तरह से हवा या एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हम ब्रॉडली 4 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक कंपोनेंट जो कि उसका बहुत बड़ा कंपोनेंट है वो हमारा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, यानी इंडस्ट्रीज से जो रिलीज होती हैं गैसेस, पार्टिकुलेट्स, स्मोक, वो सारा इस पॉल्यूशन में जाके मिलता है। दूसरे नंबर पे आता है वेहिकुलर पॉल्यूशन, यानी जितनी भी व्हीकल चलती हैं, डीजल की हैं, पेट्रोल की हैं, इस तरह की जो भी व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स जो पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है और हवा में मिलाती है उसको हम वेहिकुलर पॉल्यूशन बोलते हैं। तीसरा एलिमेंट जो होता है वो हमारे को हम लोग डोमेस्टिक पॉल्यूशन की बात करते हैं, जो कि घरों के अंदर होता है। घरों में पॉल्यूशन के भी 2 तरह के कारण होते हैं। एक जो हम लोग कुकिंग के लिए वेरियस मीडियम्स यूज़ करते हैं, जैसे आजकल सीएनजी पीएनजी यूज़ होती है या दूसरी गैस यूज़ होती है जिसके अंदर की पॉल्यूशन बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम लोग उसके अंदर बायोमास फ्यूल यूज़ करते हैं या वुड यूज़ करते हैं, जो कि 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्टिल यूजेज इट, यानी 85% लोग अभी भी जो है हमारे गांव में या तो वुड या फिर ये गोबर गैस के जो बने हुए होते हैं इसी को ही यूज़ करते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और लास्टली जो है वो पर्सनल पोल्यूशन होता है, जो कि वो स्मोकर जो हैं जब स्मोक करते हैं, चाहे वो बीड़ी करें, चाहे वो सिगरेट करें, चाहे वो हुक्का करें, उससे जो पोल्यूशन उनके अंदर जाता है और जब वो बाहर जाता है तो वो सारा हवा में मिल जाता है, जिसको हम लोग सेकेंड हैंड स्मोक बोलते हैं। और वो सारे पार्टिकल्स, जैसे कि एक सिगरेट के अंदर ऑलमोस्ट 400 केमिकल होते हैं, वो सारे के सारे उसी तरीके से हवा में जाके मिल जाते हैं। गांवों में फसल की पैदावार और उसकी कटाई के बाद फसलों के जो अवशेष बचते हैं, किसान उसके निपटारे के लिए उन्हें खेतों में ही जला देते हैं, जिसकी वजह से धुएं का अंबार वायुमंडल में पहुंचता है। ये धुआं पार्टिकुलेट पदार्थों और शहरी वायु प्रदूषक तत्वों के साथ मिलकर स्मॉग बनाता है, जो ग्रामीण
और शहरी जनजीवन में सांस से जुड़ी अनेक बीमारियों को जन्म दे रहा है। जब भी ये फसल जलती है तो फसल के जलने से जो आग के लगने से जो बेसिकली गैसेस और सूट पार्टिकल हैं वो तो सेम है, लेकिन उसके अलावा बहुत महीन पार्टिकल भी आते हैं जो कि हवा के द्वारा जहां जहां पे भी जाते हैं, वहां जिन जिन लोगों को एलर्जी होती है उससे, वो एलर्जी की वजह से उनकी सांस फूलने के अलावा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस तरीके के अटैक्स पंजाब में जलाने के बाद दिल्ली और यूपी और हरियाणा के एरियाज में भी आए, क्योंकि ये विंड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर विंड जहां पे गई वहां वहां प्रॉब्लम हुई। गांव भी आज इस वायु प्रदूषण से अछूते नहीं हैं। गांवों में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत घरों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन है। गोबर से बने उपले और लकड़ी को ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गांवों के घरों में वेंटिलेशन की भी उचित व्यवस्था नहीं होती, जिसकी वजह से रसोई से निकला धुआं घर को प्रदूषित करता है और साथ में घर में रहने वाले लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाता है। महिलाएं जो हैं एक तरह से उनके लिए थोड़ा जेंडर बायस हो जाता है कि वो अगर स्मोक नहीं भी करती हैं पर फिर भी वो लंग्स की क्रॉनिक बीमारियां, जिसको हम लोग सीओपीडी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में पीड़ित होती हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि जो किचन का पार्ट है वो अब ओपन में नहीं होता, वो क्लोज में होता है, वो इल वेंटिलेटेड होता है, उसमें कोई ज़्यादा खिड़कियाँ या हवा आने जाने का नहीं होता है। और आग जलाने के लिए जो उसके अंदर वो फूंक मारती हैं और जो उसकी वजह से जो पोल्यूशन फैलती है वो वापस अंदर जाती है उनके, और इस तरीके से इनके लंग्स जो हैं वो अंदर से बिल्कुल काले हो जाते हैं और उसके अंदर वो सूट पार्टिकल, जिसे हम लोग बोलते हैं, काले रंग का कार्बन होता है, सूट पार्टिकल है, वो अंदर जम जाता है जाके और फेफड़ों को कमजोर बना देता है। वायु प्रदूषण के माहौल में अधिक समय तक रहने की वजह से दमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़े का कैंसर और दिल का दौरा जैसी गंभीर श्वसन और कार्डियोवास्कुलर बीमारियां हो सकती हैं। वायु प्रदूषण से मरने वाले लोगों की संख्या के अनुसार विश्व में भारत 5वें स्थान पर है। साल 2015 तक हमारे देश में वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों की वजह से 8 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया के 20 सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित नगरों में से 13 नगर सिर्फ भारत में हैं। महानगरों में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है। प्रदूषण का आंकलन और उनके नियंत्रण की निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में अनेक स्थानों पर मौजूद 24 ऐसे गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान की है, जहां पर लगे उद्योग उन स्थानों के वायुमंडल को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। सिंगरौली, कोरबा, वापी, अंकलेश्वर, हावड़ा, दुर्गापुर, मनाली, चेंबूर, धनबाद, नागड़ा, रतलाम, तारापुर ऐसे ही कुछ स्थान हैं। यहां लगे उद्योगों में पावर प्लांट, खनन, रासायनिक उद्योग, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट, फर्टिलाइजर उद्योग, थर्मल पावर प्लांट, कागज उद्योग, डिस्टिलरी, टेनरी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और पेट्रोकेमिकल उद्योग वायु प्रदूषण के प्रभाव में इजाफा कर रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण तो उच्चतम बोर्ड है, सर्वोच्च बोर्ड है, भारत सरकार द्वारा परिचालित। हमारे जो सिस्टर कंसर्न्स होते हैं ये हमारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है, और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मदद से ही हम डिफरेंट कार्य प्रणालियां, कार्य सिद्धांत, मॉनिटरिंग, प्रयोगावली इत्यादि हम करते रहते हैं, और उसको समय समय पर लोगों को जागरूकता करने के लिए, नया प्लान लाने के लिए, कोई शिफ्टिंग करना है, किसी से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रोकथाम के और स्ट्रांग किया जाए, उसके हिसाब से प्रयासरत रहते हैं। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
कीटनाशकों का उपयोग, खरपतवार को मारने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैसें, ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाली ऊष्मा और फ्लाई ऐश भी वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। वायुमंडल में मौजूद वायु प्रदूषण का स्तर हमारे स्वास्थ्य को संकट में डाल रहा है और ये स्तर कितना है, इसका पता हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स से चलता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 0 से लेकर 500 तक की अधिकतम सीमा होती है। अगर ये इंडेक्स 0 और 50 के बीच है तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इस सीमा के भीतर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं होता। 101 और 150 के बीच की सीमा वृद्ध और दमा जैसी सांस की बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए संवेदनशील होती है। 151 और 200 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स होने पर यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है और यही सीमा जब 201 से 300 के बीच होती है तो और भी ज्यादा नुकसान देने वाली हो जाती है। इन स्थितियों में बाहर खुले में अधिक समय तक रहना और सांस लेना हानिकारक होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक सूचकांक है। साधारण नागरिकों को जो एयर पोल्यूटेंट्स क्या है, उनकी कंसेंट्रेशन क्या है, क्या होना चाहिए, इसका विस्तृत जानकारी ना होने के कारण हम लोग एक साधारण सूचकांक जिसको देते हैं ताकि साधारण पब्लिक वायु प्रदूषण के बारे में एक धारणा, एक ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए हम करते हैं। इसको हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं। हमारा एयर क्वालिटी सिस्टम टोटली अनमैन्ड है। हम लोग स्टेशन से, ऑटोमेटिक स्टेशन से डायरेक्टली डेटा को पिकअप करते हैं, AQI वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एंड प्रति घंटा में हम उसको हमारे वेबसाइट में प्रदर्शित करते हैं। हमारे वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर वायु प्रदूषण के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार होते हैं। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कार और दूसरे ऑटोमोबाइल के धुएं में मौजूद होता है। ये वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस को अपने में सोख लेता है और इसके नतीजे के तौर पर सिर दर्द, थकान और दिखाई देने में परेशानी होती है। कोयले के जलने और वाहनों में ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। इस गैस की वजह से हमारे सांस की नली संकरी हो जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। दमा से पीड़ित व्यक्तियों को इस गैस से सबसे ज्यादा परेशानी रहती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कार और दूसरे ऑटोमोबाइल वाहनों और पावर प्लांट संयंत्रों से उत्पन्न होता है। ये गैस हमारे शरीर में फेफड़ों और अन्य श्वसन से जुड़े अंगों को प्रभावित करती है। इसकी वजह से सांस से जुड़े संक्रमण का खतरा बना रहता है। धूल, धुएं, कोहरे और जीवाश्म ईंधन जैसे अनेक स्रोतों से वायुमंडल में पार्टिकुलेट पदार्थ पहुंचते रहते हैं। ये पदार्थ हमारे शरीर में फेफड़ों के साथ साथ हृदय की बीमारियों को भी न्योता देते हैं। जो वातावरण का पोल्यूशन है जिसको हम लोग देखते हैं, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक गैसेस का कंपोनेंट होता है, एक पार्टिकुलेट मैटर का होता है और एक रेडियो एक्टिव गैसेस का होता है। 3 तरह के होते हैं। तो जो गैसेस हैं वो जनरली ऑक्साइड्स होती हैं, नाइट्रोजन की, सल्फर की, और ये सारी की सारी जब हम लोग इनहेल करते हैं या हमारी वो आंखों में जाती है या नाक में जाती है तो ये इरिटेंट गैसेस हैं। ये पहले एकदम से म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ मिलके डिफ्यूज़ होती हैं और इरिटेशन, वाटरिंग शुरू करती है, जो कि आंख में होगी, नाक में होगी, गले में होगी, और जब वो लंग्स में पहुंच जाती है तो लंग्स में होती है। उसका सिम्टम जो है वो खांसी और बलगम का बनना होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और बलगम सख्त हो जाने से अगर जम जाती है तो अंदर जाके उस पर फिर सांस फूलने के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो होता है वो पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो कि साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर वो थोड़ा साइज़ बड़ा है तो जब वो हम इनहेल करते हैं
कुछ उसका हिस्सा नाक में जम जाता है, कुछ मुंह के द्वारा, और छोटा जो साइज में है वो अंदर चला जाता है और वो लंग्स में दूर दूर तक जाके जम जाता है। वहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़ोर की खांसी करने पे ही निकाल पाते हैं, और वहाँ जाके जब वो बैठता है तो वो इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी इरिटेशन की वजह से अंदर सूजन आ जाती है फेफड़ों में और ब्रोंकाइटिस जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। तीसरा होता है जो कि रेडियो एक्टिव गैसेज होती हैं, रेडॉन पार्टिकल्स होते हैं। इन सब से जो है अगर हम लोग इनहेल करते हैं तो ये सारा जो सिस्टम है हमारा, जो कि नाक कान गले से होता हुआ फेफड़ों तक जाता है, उसके अंदर कैंसर बनने के रिस्क प्रोड्यूस होता है। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। वायु प्रदूषण फैलाने वाली ये सभी गैसें और पदार्थ जब जल वाष्प और धूल से जा मिलते हैं तो स्मॉग का निर्माण करते हैं। ये स्मॉग शहरों में सांस से जुड़ी बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। महानगरों में स्मॉग की वजह से दिन के समय भी सड़कों पर दिखाई देने में परेशानी होती है, जिसके कारण दुर्घटनाएं होना एक आम बात हो गई है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में हो रही लगातार बढ़ोतरी के कारण ओजोन का सुरक्षा कवच पतला हो रहा है और हमारे पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ये प्रभाव पूरी दुनिया का तापमान बढ़ा रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र तटीय इलाकों के डूबने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। महानगरों के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे वायु प्रदूषकों के चलते एसिड रेन का संकट भी अपने पैर तेजी से पसार रहा है। इसमें इन दोनों गैसों के प्रभाव से विषाक्त बारिश होती है, जो पेड़ पौधों के ऊपर गिरने से उन्हें जला तक देती है। किसी इमारत या भवन पर एसिड रेन होने से उनकी सूरत भी बिगड़ जाती है। पशु पक्षियों और हम मनुष्यों के ऊपर भी इस एसिड रेन का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब अगर गौर से विचार करें तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वायु प्रदूषण का समाधान कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही पास है, क्योंकि मूल रूप से हम मनुष्यों की अप्राकृतिक गतिविधियों की वजह से ही ये प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। सबसे पहले जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों के प्रयोग में हमें कमी लानी होगी। यदि संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर कार पूलिंग से यात्रा को प्राथमिकता देनी चाहिए। छोटी दूरियों के लिए अगर साइकिल की सवारी की जा सके तो इससे वायु प्रदूषण भी नियंत्रित रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। अगर हम अपने कार्यालय या घर से निकल रहे हों तो सभी पंखों, कूलर, एसी और बत्तियों को स्विच ऑफ करना न भूलें। अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को लगाएं। प्रदूषण का मेजर कारण होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा व्हीकल से और पोल्यूशन से निकलता है। तो हमें कोशिश करके ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो उनको रोक सकें और उनको नीचे सेटल होने में मदद करें। तो काफ़ी पौधे हमारे पर्यावरण में वैसे ही जंगली तौर पे भी उगते हैं और हम उन्हें लगा भी सकते हैं। ख़ास तौर से वो पौधे जिनकी पत्तियों पे काफ़ी रोए हों, जिनको साइंटिफिकली हम ट्राइकोम्स कहते हैं, वो उन पार्टिकल्स को रोकने में मदद करते हैं और वो फिर वातावरण में सस्पेंडेड ना रह के टेम्परेचर को उतना बढ़ने नहीं देते। टेम्परेचर बढ़ने के काफ़ी नुकसान हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों ने देखा भी होगा कि फसलों में फूल आने का समय में थोड़ा सा बदलाव आया है। कुछ फसलों में वो पहले आने लगे हैं, कुछ फसलों में वो बाद में आने लगे हैं, क्योंकि हर फसल को एक प्रॉपर तापमान चाहिए होता है उसके फूलों के लिए, और पोल्यूशन उस तापमान को काफ़ी फ्लक्चुएट कर देता है, थोड़ा ऊपर नीचे कर देता है। सरकार अपनी ओर से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण की खातिर अनेक उचित कदम उठा रही है। शहरों और अब गांवों में भी एलपीजी कनेक्शन को विस्तार देकर
रसोई घर से निकलने वाले प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा रहा है। शहरों में जीवाश्म ईंधन के समांतर सीएनजी गैस के प्रयोग को बढ़ावा मिल रहा है, जो पर्यावरण की रक्षा करता है और वायु प्रदूषण में कमी लाता है। शहरों में जीवाश्म ईंधन के समांतर सीएनजी गैस के प्रयोग को बढ़ावा मिल रहा है, जो पर्यावरण की रक्षा करके वायु प्रदूषण में कमी लाता है। लोगों के सामूहिक प्रयासों के द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना रिहायशी इलाकों से दूर होनी चाहिए और लंबी चिमनी का प्रयोग करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूली बच्चों और जन सामान्य में वृक्षारोपण की आदत डालने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं को शुरू किया जाना एक अहम कदम साबित हो सकता है। बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नए स्रोतों की ओर सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि निकट भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को लेकर अनेक गंभीर कदम उठाए हैं। इन सरकारी एजेंसियों के द्वारा जीवाश्म ईंधन से चलने वाले ऑटोमोबाइल, उद्योगों और पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं और गैसों के एयर क्वालिटी इंडेक्स को लगातार निगरानी में रखा जाता है। इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिया जाता है वो मंत्रालय द्वारा ही किया जाता है। हमारे मिनिस्ट्री उसको देखभाल करते हैं। उसके लिए एक्सपर्ट कमिटी है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस से पहले एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया जाता है। अभी क्या क्या परिस्थिति है, आगे जब उद्योग लग जाएंगे उसके बाद में क्या क्या हानि या स्थिति रहेगा, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। उसके बाद वो रोकथाम करने के लिए क्या क्या इंडस्ट्री को व्यवस्था करना चाहिए ताकि हमारे प्रदूषण नियंत्रण में रहे, उसके लिए व्यवस्था बना हुआ है। वायु प्रदूषण के प्रभाव और इससे बचाव के तरीकों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से ही हम अपनी प्यारी धरती और इसके पर्यावरण को लंबे समय तक सहेज कर रख पाएंगे। याद रहे कि ब्रह्मांड की असंख्य आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों में केवल हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन मौजूद है और इस जीवनदायी ग्रह का हमारे पास दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। प्रकृति की ओर